हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2581। डेथ स्टार 1, डेथ स्टार 1। मंगल ग्रह पर अन्वेषण उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। सतह लाल रेत का एक विशाल विस्तार दिखाई देती है, लेकिन एक बार जब आप नीचे ड्रिल करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ की भूगर्भीय परतें अत्यंत असंगत है। कहीं ये ढीली तलछटी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक है, कहीं ये आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक की तरह कठोर प्लेट है, और कहीं ये कांच की तरह है जो उच्च तापमान से तुरंत जम गया हो। ये इंगित करता है कि यहां कभी अत्यधिक भूगर्भीय हलचल हुई थी। जहां तक सब कुछ नजरअंदाज कर सीधे एक बड़े खनन क्षेत्र को अपने वैकल्पिक आयाम स्पेस में समा लेने की बात है, तो वो स्पष्ट रूप से असंभव है। चूंकि मंगल की एक राउंड ट्रिप में 2 महीने लगते हैं, इसलिए झांग यी को अपने अंतरिक्ष का अधिकतम लाभ उठाना होगा। इसलिए बिना सोचे समझे संग्रह करने के बजाय समृद्ध खनिज भंडारों का सटीक पता लगाना आवश्यक है। इसके अलावा मंगल पर प्राचीन सभ्यताओं के होने के संदेह के कारण वे बहुत लापरवाही से खुदाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते। झांग यी ने अन्वेषण टीम को मानवीय गतिविधि के किसी भी निशान, विशेष रूप से फ्रीमैन की टीम के संबंध में ध्यान देने का निर्देश दिया। भूगर्भीय रूपरेखा जियोलॉजिकल प्रोफाइल को देखते हुए यांग शिनशिन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। इस ग्रह पर निश्चित रूप से कभी जीवन था। यह कभी जीवन से भरपूर था और बहुत लंबे समय तक रहा। सौभाग्य से झांग यी जो यांत्रिक सेना मैकेनिकल लीजन लाए थे, वो जल्द ही काम आ गई। पृथ्वी पर इंजीनियरिंग, निर्माण और युद्ध के लिए जिम्मेदार यांत्रिक जीवन रूपों को मंगल ग्रह के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए पुनः प्रोग्राम किया गया था। उन्हें धूल फिल्टर और कम दबाव प्रतिरोधी प्रणालियों से भी लैस किया गया था। एक एक करके वे एक विशाल धातु के भृंगों बीटल्स के झुंड की तरह अपने ट्रैक चलाते हुए घाटी की गहराइयों में चले गए। उनकी कार्यकुशलता अत्यंत उच्च है। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं है, और वे मंगल की तेज हवाओं के बारे में शिकायत नहीं करते। वे बस वही ड्रिल करते हैं जहां खनिज की नसें होती हैं। एक अस्थायी कमांड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर झांग यी जमीन पर लगातार चमकते निर्देशांकों को देख रहे थे और वास्तव में काफी अच्छे मूड में थे। लॉ अयस्क आयरन ओरे का भंडार अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। उन्होंने लू केरन को एक डेटा शीट दी। अगर हम इसे पृथ्वी पर वापस ले जाएं, तो एक बार का शोधन ही 50 वर्षों के औद्योगिक विस्तार के लिए पर्याप्त होगा। मुख्य बात यह है कि इसमें बहुत लागत नहीं लगती। लू केरन की आंखें भी चमक उठीं। संसाधनों के लिए विदेशी नस्लों से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, और परिवहन लाइनों के बीच में रोके जाने की चिंता भी नहीं है। ये वास्तव में एक आदर्श खनन ग्रह है। अफसोस, झांग यी ने फिर विषय बदलते हुए कहा, मैं वास्तव में जो चाहता हूं वो कहीं नहीं मिल रहा है। उन्हें साधारण लॉ अयस्क, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम या टाइटेनियम नहीं चाहिए था। उन्हें वे दुर्लभ तत्व चाहिए थे जो येन एहन नस्ल की उन्नत तकनीकों के लिए आवश्यक है। उच्च घनत्व वाले ऊर्जा संचालक धातु, सुपर कंडक्टिंग जाली कोर सामग्री, सुपर कंडक्टिंग लैटिस कोर मटीरियल्स, और ऊर्जा स्मृति सामग्री, एनर्जी मेमोरी मटीरियल्स। विशेष रूप से उस तरह की ऊर्जा लॉकिंग धातु जो एंटीमैटर बम की ऊर्जा को समाहित कर सके और उसे समय से पहले लीक होने से रोक सके। पृथ्वी पर वे शायद ही बचे हैं। वे ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं के पास है। पृथ्वी की ऊर्जा संरचना एक पुरानी फिल्म द प्लेटफॉर्म के बहुत समान है। ये एक ऊर्ध्वाधर जेल के बारे में है, जहां लिफ्ट एक बड़ी मेज पर भोजन को परत दर परत नीचे ले जाती है। इसलिए कैदी जितना नीचे होता था, भोजन उतना ही खराब होता जाता था। इसी तरह पृथ्वी के सबसे कीमती संसाधनों का पिछली 5 पीढ़ियों द्वारा लगभग पूरी तरह से दोहन किया जा चुका है।
उनके लिए जो बचा था वो सबसे कम ग्रेड का जीवाश्म ईंधन था। लू केरन कंट्रोल पैनल पर लेटी यांत्रिक सेना की रिपोर्ट लॉग देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। सतही बाहरी परतों को स्कैन किया गया है और वे मूल रूप से लोहा, निकल, थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट और कुछ पानी वाले खनिज हैं। ये असंभव है। मंगल पर खनन के इतने अधिक संकेत नहीं हैं। क्या हमारा पिछला मूल्यांकन गलत हो सकता था? उसने झांग यी की ओर देखा और पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और गहराई में ड्रिल करें? झांग यी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। गहराई में खोदो, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां ऊर्जा प्रतिक्रिया अस्थिर है। यदि मंगल पर पृथ्वी की तरह प्राचीन सभ्यताएं थी, तो उनके अवशेष निश्चित रूप से अंदर गहराई में दबे होंगे। उथले वाले तो बहुत पहले ही हवा और रेत से मिट चुके होंगे। परिणाम स्वरूप एक दर्जन से अधिक भारी यांत्रिक जीवन रूप एक साथ सतह के नीचे उतर गए। वे मंगल के भीतर जड़े जमाती धातु की लताओं के समान लग रहे थे, जो जांच उपकरण, प्रोब्स और कटर लेकर घाटी की परतों में नीचे की ओर ड्रिल कर रहे थे। यांत्रिक जीवन रूपों की यही अच्छी बात है। वे 10,000 मीटर की गहराई पर भी सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। 2 घंटे से भी कम समय के बाद जो पहली खबर आई वो दुर्लभ धातु के बारे में नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को खामोश कर दिया। असामान्य पदार्थ का पता चला है। इंजीनियरिंग प्रकार के यांत्रिक जीवन रूप ने फीडबैक दिया और झांग यी और अन्य लोगों ने तुरंत वहां देखा। दृश्य एक अंधेरे नीले रंग के भूमिगत स्थान को दर्शाता है। वहां कोई प्राकृतिक रूप से बनी गुफा की वक्रता नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साफ सुथरा त्रिकोणीय ढाल, ट्रायंगुलर स्लोप था। यह किसी प्रकार की धातु प्रतीत होती थी, गहरे बैंगनी रंग की, चिकनी और सपाट। धातु की सतह पर नियमित पैटर्न भी है, जो एक प्राचीन ऊर्जा चैनल के समान दिखते हैं। जब झांग यी ने इसे देखा तो उन्हें परिचितता का एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उन्होंने इसे पहले कहीं देखा हो। रिपोर्ट, हमने पुष्टि की है कि हमने एक मानव निर्मित मैनमेड संरचना खोजी है जो 100% प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है। यांत्रिक जीवन रूप की आवाज ठंडी थी, फिर भी उसे थोड़ा धीमा कर दिया गया था। आकार एक शंकु संरचना, कोन स्ट्रक्चर होने का संदेह है और सामग्री एक उच्च घनत्व धातु मिश्र धातु है जो पृथ्वी की ज्ञात प्राकृतिक धातु सामग्री से मेल नहीं खाती है। झांग यी की आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि वे वहां तुरंत नहीं दौड़े। इसके बजाय उन्होंने सावधानी से कहा, इसे छूना मत और तुरंत 10 किलोमीटर के दायरे में सर्वेक्षण करें ताकि जीवन के किसी भी संकेत की जांच की जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि आसपास कोई खतरा न हो। समझा? इंजीनियरिंग मशीनरी ने तेजी से आसपास के क्षेत्र की खुदाई और अन्वेषण शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद झांग यी को स्पष्ट प्रतिक्रिया मिली। चट्टानी परतों में जीवन का कोई निशान नहीं मिला। क्या वहां सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है? वहां ऐसी कोई कोशिकाएं नहीं है जो जीवन का निर्माण करती हों। झांग यी ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि यह ग्रह वास्तव में एक मृत तारा, डेड स्टार बनने के करीब है, क्योंकि अगर यहां जीवन रूप होते, भले ही वे जानबूझकर छिपते, वे मिट्टी के सभी सूक्ष्म जीवों को गायब नहीं कर सकते थे। वो पूरे ग्रह के जीवन को नष्ट करने वाला कार्य होता। कोई भी अपनी कब्र खुद नहीं खोदता। झांग यी को भी आश्चर्य होने लगा। क्या मंगल वास्तव में मर चुका है? लेकिन एलन फ्रीमैन और उनकी टीम कैसे गायब हो गई? इन संदेहों के बावजूद झांग यी ने अभी भी जाकर उस मानव निर्मित धातु की वस्तु को देखने का फैसला किया। झांग यी ने फैटी शू, अंकल यू और अन्य को अन्वेषण टीम के काम की निगरानी जारी रखने के लिए बाहर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने लू केरन, यांग शिनशिन और अन्य का नेतृत्व सीधे खुदाई किए गए मार्ग में नीचे की ओर किया। मार्ग के भीतर आप अभी भी तीव्र गर्मी से कटी हुई चट्टानी परतों को देख सकते हैं, जिनके किनारे पिघले हुए गहरे भूरे रंग के दिख रहे थे। लगभग 7 या 8 किलोमीटर नीचे
एक विशाल गुहा, कैविटी, अचानक सामने आई। जब झांग यी ने आखिरकार उस साफ और अलंकृत बैंगनी संरचना को स्पष्ट रूप से देखा, तो उनकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गई। चैप्टर 2582, डेथ स्टार 2, डेथ स्टार 2। झांग यी ने इस तरह की चीजें अनगिनत बार देखी थी। एक विशाल औद्योगिक सुविधा जिसका उपयोग प्राचीन सभ्यताएं ईथर के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए करती थी। हालांकि ये उनके द्वारा देखा गया अब तक का उच्चतम स्तर था। पिछली बार उन्होंने ऐसी ही कोई चीज किनलिंग पहाड़ों के नीचे ड्रैगन किंगडम के बाहर देखी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि यहां भी लगभग वैसी ही चीज मिली। कोई नहीं जानता कि ये कितने वर्षों से दफन है, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल नया दिखता है। इसकी सतह पर कटाव का कोई निशान नहीं है। वास्तव में जब इंजीनियरिंग मशीनरी की लाइटों से इसे प्रकाशित किया गया, तो ये एक भयानक चमक प्रतिबिंबित करने लगा। प्रकाश इसकी सतह पर जटिल पैटर्न के साथ बह रहा था और नृत्य कर रहा था। झांग यी ने एक गहरी सांस ली और करीब जाने के बजाय लिंग को पुकारा। लिंग, तुम्हारी राय में किस स्तर की सभ्यता इस तरह के ऊर्जा पिरामिड का निर्माण कर सकती है? वैसे भी झांग यी खुद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे। लिंग ने उसे एक नजर देखा और फिर चुपचाप सिर हिलाया। सभ्यता का स्तर बहुत ऊंचा है। हालांकि उसका स्वर शांत था, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए यह तथ्य कि वो इतना ऊंचा मूल्यांकन दे सकती थी, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि मंगल पर वास्तव में एक अति शक्तिशाली सभ्यता का अस्तित्व था। झांग यी ने थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या ये सभ्यता अभी भी अस्तित्व में हो सकती है? क्या होगा अगर इसे कुछ हो जाए? वे थोड़े चिंतित होने लगे, लेकिन यांग शिनशिन ने उन्हें याद दिलाया, अगर मंगल पर ऐसी सभ्यता वास्तव में मौजूद होती, तो उन्हें हमारे उतरते ही खुद को प्रकट कर देना चाहिए था। झांग यी को अचानक एहसास हुआ, ये सही है। अब जब क्रिएटर, सृष्टिकर्ता के नियम और प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, यदि यहां वास्तव में कोई महान सभ्यता होती, तो वे अनिवार्य रूप से मंगल को अपना क्षेत्र मानते। उनके अंतरिक्ष यान के पास पहुंचते ही उस पर हमला कर दिया गया होता या उसे खदेड़ दिया गया होता। इसलिए ये एक खोई हुई सभ्यता है। लिंग ने शांति से कहा, इसमें इतना अजीब क्या है? मानव जाति के जन्म के बाद के 4.6 अरब वर्षों में समय के साथ अनगिनत नस्लें गायब हो गई हैं। 2 युगों के बीच का समय करोड़ों साल या अरबों साल भी हो सकता है। एक सभ्यता जो अत्यंत शक्तिशाली है, वो किसी भी कारण से अपने चरम पर पहुंचने के बाद पतन की ओर जा सकती है। बाहरी कारणों के बिना भी आंतरिक कलह के कारण किसी समाज का नष्ट हो जाना पूरी तरह से सामान्य है। वो रुकी, फिर जारी रखा, ये उस चीज का भी हिस्सा है जिसे क्रिएटर देखना चाहता था। झांग यी की आंखें तेजी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने अचानक चूहों पर होने वाले मानवीय प्रयोगों के बारे में सोचा। चूंकि वे हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से सोचते थे, वे लगभग उस मूल उद्देश्य को भूल गए थे जिसके लिए ब्रह्मांड बनाया गया था। क्रिएटर ने मानव जाति को अपने लोगों के विकास, गिरावट और व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए आकार दिया था। यह बहुत जटिल है, मैं इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूं। झांग यी ने अपना सिर हिलाया। कौन सा युग या क्या? वे सब करोड़ों साल पुरानी बातें हैं। वे ऐसे भव्य प्रश्नों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सकते थे। आसपास कोई खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद झांग यी ने बैंगनी पिरामिड को घूरा, कुछ देर सोचा और फिर बगल में खड़ी लिंग की ओर देखा। जाओ और जांच करो कि क्या इस चीज में कुछ असामान्य है। झांग यी ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिंग ने उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी। ईथर के बड़ी संख्या में टुकड़ों को सोखने के बाद वो और अधिक मानवीय होती जा रही थी, और झांग यी इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि उसके पास अपने विचार थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा अनुरोध बहुत ज्यादा है ना? झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। 55,000 अंकों के क्षमता सूचकांक एबिलिटी इंडेक्स वाला प्राणी प्राचीन सभ्यताओं में भी काफी दुर्जय होता है। फिर भी वे इतने डरपोक हैं
सच में उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन वो जो व्यक्त करना चाहती थी वो बिल्कुल स्पष्ट था। झांग यी को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। सावधानी ही सुरक्षा है। लिंग विशाल पिरामिड के पास गई और उसकी सतह को छूने के लिए अपना पत्थर जैसा जेड लाइक हाथ बढ़ाया। बैंगनी प्रकाश की एक लकीर क्षण भर के लिए चमकी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई। लिंग की आंखों से बड़ी मात्रा में डेटा तेजी से बह रहा था। उसने जल्दी से जांच पूरी की, मुड़ी और सीधे झांग यी से कहा, यह एक स्टेलर लेवल एनर्जी हार्वेस्टर है। स्टेलर लेवल एनर्जी हार्वेस्टर? झांग यी और लू केरन पूरी तरह से हैरान दिखे, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से उत्साहित भी। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन सुनने में बहुत शानदार लगता है। यांग शिनशिन ने अपनी आंखों में बहुत गंभीर भाव के साथ कहा, लिंग, क्या तुम्हारा मतलब है कि यह पिरामिड तारों की शक्ति का उपयोग कर सकता है? तो तुम्हारा मतलब है सौर ऊर्जा? यांग शिनशिन द्वारा संक्षिप्त व्याख्या देने के बाद झांग यी तुरंत समझ गए। सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक्स? उनकी रुचि तुरंत खत्म हो गई। यह बैंगनी पिरामिड बहुत बड़ा है, शायद 200 मीटर से भी ऊंचा, लेकिन सौर ऊर्जा संचयन से कितना लाभ मिल सकता है? उन्होंने लाचारी में लिंग की ओर आंखें घुमाई। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। लिंग ने झांग यी पर ध्यान देने की जहमत न उठाते हुए उदासीनता से कहा, इसे धूप में रखकर देखो। झांग यी को संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने पिरामिड को समेटा, वैकल्पिक अंतरिक्ष में रखा और समूह जल्दी से सतह पर लौट आया। झांग यी ने पिरामिड निकाला और उसे रेत पर रख दिया। यहां वातावरण अत्यंत पतला है, इसलिए सूरज की रोशनी काफी तीव्र है। बैंगनी पिरामिड, जो अनगिनत वर्षों से दुनिया से छिपा हुआ था, अस्तित्व में आते ही बिजली की तरह रोशनी के चापों, आर्क्स के साथ झिलमिलाने लगा। अगले ही पल झांग यी और अन्य लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें अवाक कर दिया, क्योंकि पूरे क्षेत्र की रोशनी अचानक धुंधली हो गई। आकाश एक विशाल कीप फनल जैसा दिखने लगा और तीव्र सूर्य का प्रकाश पिरामिड पर केंद्रित हो गया। रोशनी इतनी तीव्र थी कि बैंगनी पिरामिड जल्दी ही पारदर्शी हो गया। सतह पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस का पता चला है। प्रकाश ऊर्जा संचयन दर 95% से अधिक है। यांग शिनशिन दंग रह गई। ये बाहर से सौर ऊर्जा सोख रहा है, ऐसा ही लगता है, लेकिन ये वास्तव में सूरज की रोशनी को मोड़ सकता है। ये अविश्वसनीय है। लिंग इस समय बोल उठी, ये वो सामग्री है जिसे केवल उन्नत सभ्यताएं ही उपयोग करेंगी। उसकी आवाज अभी भी सपाट थी, लेकिन इस बार इसमें प्रशंसा का संकेत था। ऐसा लगता है कि उसकी राय में यह तकनीक ठीक ठाक है। ये धातु कम ऊर्जा वाले वातावरण में लंबी अवधि तक काम करने के लिए डिजाइन की गई है। आपकी सौर ऊर्जा तकनीक केवल सतह से डेटा एकत्र कर सकती है। ये आवारा विकिरण, स्ट्रे रेडिएशन, भूतापीय परावर्तन, जियोथर्मल रिफ्लेक्शन को सोख सकता है और यहां तक कि कुछ कण धाराओं को वापस ऊर्जा में बदल सकता है। वास्तव में उन्नत सभ्यताओं के लिए वे जिस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड की है, और मंगल पर यह सभ्यता केवल सौर मंडल की ऊर्जा का महत्वपूर्ण उपयोग करने में सक्षम है। ये बस ठीक ठाक है। लिंग के उदासीन शब्दों को सुनकर झांग यी बेहद चौंक गए। उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी एक कीप की तरह बैंगनी पिरामिड में गिर रही है, जो सभी सौर विकिरण ऊर्जा को इकट्ठा कर रही है। यांग शिनशिन ने जोर देकर कहा, मंगल पर सभ्यता पहले ही टाइप टू सिविलाइजेशन की दहलीज पर पहुंच चुकी है। चैप्टर 2583 अवशेष 1 रिमेन्स 1 मानता की छठी पीढ़ी के लिए सौर ऊर्जा स्टेलर एनर्जी का अनुप्रयोग केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा मात्र थी। उदाहरण के लिए डायसन स्फीयर पूरे सूर्य को एक विशेष सामग्री में कैद करके बनाया जाता है, जिससे सूर्य द्वारा उत्सर्जित सभी ऊर्जा को सोखा जा सके।
ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक है, क्योंकि पूरे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की सामग्री को मिलाकर भी ऐसा करना असंभव है। हालांकि सीमित कल्पना शक्ति वाली छठी पीढ़ी के लिए यही एकमात्र तरीका था जो वे सोच सकते थे। लेकिन आज झांगी और उनकी टीम ने एक पूरी तरह से नई पद्धति देखी, सौर विकिरण का आकर्षण और उसकी लूट। ये उपकरण सूर्य के प्रकाश को मोड़ने, या कहें तो विकिरण ऊर्जा को निर्देशित करने और उसे बैंगनी पिरामिड पर केंद्रित करने में सक्षम था। ऐसी उन्नत तकनीक देखकर लू केरन भी चकित रह गई। उसने बैंगनी पिरामिड की ऊर्जा संचयन दक्षता की गणना की और पाया कि हर सेकंड एकत्रित सौर विकिरण ऊर्जा 1.2 टन कोयले के बराबर थी। ये भयानक है। लू केरन ने विस्मय में अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और फुसफुसाई। हम हमेशा खनिजों के खनन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। विशाल बैंगनी पिरामिड की ओर इशारा करते हुए उसने झांग यी से कहा, यह स्टेलर लेवल ऊर्जा संचयन उपकरण 3000 से अधिक बड़े पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों के बराबर है। यांग शिनशिन ने इसे देखा और उसके जैसा शांत व्यक्ति भी गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। हालांकि दोनों सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन सिद्धांत पूरी तरह से अलग है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का उपयोग केवल पानी उबालने जैसा है, लेकिन यह पिरामिड सीधे सौर विकिरण से ऊर्जा सोखता है, जिसकी रूपांतरण दर 95% तक है, और इसमें लगभग कोई बर्बादी नहीं है। कुछ लोग मजाक करते हैं कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, मानव इतिहास इतने वर्षों तक आगे बढ़ा है और हम अभी भी पानी उबालने और पत्थर फेंकने के बिना नहीं रह सकते। आखिरकार इस युग के लगभग सभी इंजन स्टीम इंजन के सिद्धांत पर आधारित थे। ये महाशक्तियों, सुपर पावर्स के युग के आगमन तक नहीं था कि सुपर ह्यूमंस के जन्म और प्राचीन सभ्यताओं के उदय के कारण एक अधिक उन्नत सभ्यता की ओर कछुए की गति से प्रगति शुरू हुई। भाई, हम अब अमीर हो गए हैं। लू केरन ने पिरामिड की जांच की और बुदबुदाई। कल्पना करना भी मुश्किल है कि अगर एक ही ग्रह पर ऐसे 10,000 स्टेलर ऊर्जा हार्वेस्टर बनाए जाएं, जो सभी सूर्य की ओर हों। झांग यी को भी जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया। हुआक्सू साम्राज्य का क्षेत्र अब बहुत बड़ा है, जो पहले की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। इसके अलावा क्योंकि जनसंख्या शहरों में केंद्रित है, 90% क्षेत्र निर्जन है। यदि हम इन स्टेलर लेवल ऊर्जा हार्वेस्टर को बड़ी संख्या में स्थापित कर सकें, तो भविष्य की ऊर्जा कमी की समस्या पूरी तरह से हल हो सकती है। ये चीज मंगल पर आने से मुझे मिली सबसे बड़ी उपलब्धि है। झांग यी ने अपना सिर खुजलाया। उन्हें यह सब थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। वास्तव में तकनीक ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। यह सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सच है। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर रखने जैसा है, जो अबेकस का उपयोग करने वाले 10,000 मुनीमों से अधिक कुशल है। यांग शिनशिन ने कहा, महत्वपूर्ण बात इस ऊर्जा संचयन की तकनीक में महारत हासिल करना है। ये न केवल सौर ऊर्जा बल्कि भूतापीय ऊर्जा भी एकत्र कर सकता है। यदि इस तकनीक को अंतरिक्ष यान पर लागू किया जाता है, तो ऊर्जा की कमी की चिंता किए बिना लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा को बनाए रखा जा सकता है। जैसे ही झांग यी ने उनकी बातचीत सुनी, बैंगनी पिरामिड की ओर उनकी नजर और भी चमक उठी। दूसरे शब्दों में, ये अनमोल है ना? निश्चित रूप से, लू केरन ने सकारात्मक उत्तर दिया। लिंग के भाव उदासीन रहे। उसे इस स्तर की तकनीक में विशेष रुचि नहीं थी। उसने एक बार फिर धातु के टॉवर पर नजर डाली, मानो उसकी सामग्री की जांच कर रही हो, और फिर अपनी नजर हटा ली। यहां सभ्यता का स्तर अब वो नहीं है जिसे आप मंगल के मूल निवासी कहते हैं। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसने कुशल ऊर्जा रूपांतरण, ग्रह स्तर की आत्मनिर्भर प्रणाली और सभी ज्ञान को संरचनाओं में बदलने की क्षमता में महारत हासिल कर ली है। ये कम से कम उस स्तर पर है जो तीसरी पीढ़ी, थर्ड एज के बाद ही दिखाई देगा। झांग यी ने पूछा, तुम्हारा मतलब है उस समय मंगल पर भी प्राणियों का एक समूह था? येन, एहन,
जाति की तरह जो पृथ्वी से भागकर मंगल पर बस गए थे? लिंग ने सिर हिलाया। येन जनजाति की तकनीक इतनी पिछड़ी नहीं है। मजाक मत करो। लेकिन बाद की सभ्यताओं में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो येन जाति बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी नियति को क्रिएटर द्वारा ढका हुआ देखा, इसलिए उन्होंने अगली शुद्धि पर्ज से बचने के लिए पृथ्वी के बाहर एक ग्रह के अंदर एक स्थायी प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ? तुमने परिणाम देख ही लिया है। ग्रह मर गया और वे भी नहीं बच सके। झांग यी ने अपनी नाक छुई, लेकिन उन्हें विशेष दुख महसूस नहीं हुआ। करोड़ों साल तक एक सभ्यता जीवित रह सकती है। झांग यी ने अपने मन में थोड़ा शरारती अंदाज में सोचा, शायद मंगल ग्रह की सभ्यता ने भी खुद को समाप्त करना और ईथर में वापस लौटना चुना हो। ठीक है, उस सब बकवास को भूल जाओ। जो भी हो, उनकी आंखें चमक उठीं। खंडहरों की खुदाई करना एक अच्छी बात है। आइए इस अच्छे काम को जारी रखें। अब खनिज नसों के खनन के अलावा हमें मंगलवासियों द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान तकनीकी कलाकृतियों की भी खोज करनी होगी। झांग यी के एक इशारे के साथ पूरी निर्माण टीम का मनोबल तुरंत बढ़ गया। सतह पर यांत्रिक सेना ने खुदाई जारी रखी। अगले दिन अलग अलग निर्देशांकों पर कई और समान खंडहर खोद निकाले गए। कुछ अर्धगोलाकार ऊर्जा कक्ष, एनर्जी चेम्बर्स हैं, कुछ धातु के स्तंभों की कतारें हैं जो किसी प्रकार के एकीकृत कंप्यूटिंग उपकरण की तरह दिखते हैं, और एक बहुत ही स्पष्ट शयन कक्ष समूह, डॉर्मेंट चेम्बर क्लस्टर भी है। वे शयन कक्ष सब नष्ट हो चुके थे। अंदर कोई जैविक अवशेष नहीं था, केवल सूखे कागज जैसी परतों के निशान थे। जब इन चीजों को एक साथ रखा गया तो उन्होंने एक तथ्य स्पष्ट किया, मंगल पर वास्तव में एक उच्च उन्नत सभ्यता थी, और यह कोई बिखरी हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित सभ्यता थी। समस्या यह है, यांग शिनशिन ने भौहें सिकोड़ी, इतनी उच्च स्तरीय सभ्यता का कोई रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता? क्या आपने इसे पृथ्वी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं देखा? क्या आपने चंद्र निवासियों ल्यूनेरियंस के रिकॉर्ड में इसे देखा है? झांग यी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। नहीं, जब तक कि उन्हें जानबूझकर मिटाया न गया हो, या शायद उनका अस्तित्व ऐसा था जिसे बिल्कुल भी याद नहीं किया जाना चाहिए था। जैसे ही वे इन चीजों पर चर्चा कर रहे थे, घाटी के दूसरी ओर काम कर रही एक अन्य टीम ने पूरी तरह से अलग माहौल वाला संदेश भेजा। हमें मानव अवशेष मिले हैं। कम्युनिकेटर पर आवाज आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन इस बार यह काफी धीमी थी। संख्या कम है। यह उस समय की मंगल अन्वेषण टीम का हिस्सा होना चाहिए। कृपया एक नजर डालें। महामहिम। वीडियो फीड वापस आया। यह हवा और रेत से आधा दबा हुआ एक ढलान था। पुराने जमाने के स्पेस सूट पहने 5 या 6 लाशें अजीब स्थिति में वहां पड़ी थी। कुछ वापस चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आतंक में पीछे मुड़कर देख रहे थे, और एक ने तो अपना सिर भी ढक लिया था, मानो ऊपर से गिरने वाली किसी चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। चैप्टर 2584, अवशेष 2, रिमेन्स 2। वे शव मंगल पर उतरने वाले पहले निवासियों के थे। वे अग्रणी थे, महान और सम्मान के योग्य। हालांकि इस समय उनके सिकुड़े हुए शवों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा था। इन मंगल उपनिवेशवादियों द्वारा पहने गए अधिकांश हेलमेट क्षतिग्रस्त थे। मंगल की हवाओं ने उनके चेहरों को सुखाकर काला कर दिया था। उनकी चेहरे की मांसपेशियां भिंचकर हड्डियों से चिपक गई थी। फिर भी उनकी आसन्न मृत्यु का आतंक समय के साथ जम गया था। वो अभिव्यक्ति, फैटी शू के हाथों पर उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये नर्क के 18वें स्तर से कुछ देखने जैसा है। 18वें स्तर को तो भूल ही जाओ। झांग यी ने कुछ देर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर पृथ्वी पर वास्तव में कोई नर्क है तो वे निश्चित रूप से वहां वापस जाना चाहेंगे। एक अकेले ठंडे परग्रही ग्रह पर मरना, अपनी मातृभूमि को वापस न लौट पाना, शायद अपने अंतिम क्षणों में ही वे उस ग्रह के लिए तरसते होंगे जहां वे पले बढ़े थे।
इसे देखो, उन्होंने एक लाश के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। यह उनके बेस की दिशा में इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि वे दूर नहीं गए थे। उन्हें किसी चीज ने बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वे बेस की ओर क्यों नहीं भागे? फैटी शू को भी यह अजीब लगा। क्या पीछा किए जाने वाले व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया निकटतम आश्रय की ओर भागने की नहीं होती? इसका मतलब है कि उन्हें लगा कि बेस अधिक खतरनाक था। झांग यी ने शवों को इकट्ठा करवाया और जांच के लिए अंतरिक्ष यान के अस्थायी निरीक्षण खाड़ी, इंस्पेक्शन बे में भेज दिया। एक स्पेस सूट की सफाई करते समय तकनीशियनों को छाती के डिब्बे में एक नाम वाला धातु का टैग मिला। उस पर एक नाम लिखा था, इवान स्टिच, इवन स्टिच, इवान स्टिच। झांग यी ने इसे जोर से पढ़ा, कोलंबियाई। बहुत संभावना है कि वो फ्रीमैन द्वारा लाया गया एक वैज्ञानिक सलाहकार था। लू केरन ने धातु की प्लेट ली और करीब से निरीक्षण करने पर पाया कि यह वास्तव में एक डेटा रिकॉर्डिंग बोर्ड था। रिकॉर्ड बोर्ड एन्क्रिप्टेड नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर यह एन्क्रिप्टेड हुआ तो दूसरे इसे खोल नहीं पाएंगे। इसलिए उसने सबसे आदिम रिकॉर्डिंग पद्धति का उपयोग किया। लू केरन ने बोर्ड को एक स्मार्ट डिवाइस से जोड़ा और इसे चालू किया। अंदर पाठ के पैराग्राफ थे जो सभी 20 साल पहले के थे। यह स्पष्ट रूप से उसकी मंगल डायरी का एक हिस्सा था। 3 जुलाई 2035 हम सफलतापूर्वक उतरे और मार्स ओरिजिन पहुंचे। बेस निर्माण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। 17 जुलाई 2035 जल स्रोत की बर्फ की परत का सफलतापूर्वक खनन किया गया। श्री फ्रीमैन बहुत प्रसन्न थे। 2 अगस्त 2035 पहला तूफान आया जिससे हमारे कुछ बाहरी उपकरणों को नुकसान पहुंचा, लेकिन मुख्य बेस सुरक्षित रहा। शुरुआती कुछ बिंदु सामान्य है, जैसा कि उन्होंने सामग्री में देखा था। लेकिन 12 अगस्त के बाद रिकॉर्ड का पूरा अंदाज बदल गया। 12 अगस्त 2035 रात का तूफान हमारी अपेक्षा से बड़ा था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने भूमिगत से दहाड़ सुनी, लेकिन मैंने नहीं सुनी। 13 अगस्त 2035 जोनाथन ने कहा कि उसने बेस के बाहर एक सुंदर महिला को उसकी ओर हाथ हिलाते देखा, लेकिन बेस के बाहर भयंकर तूफान था। मुझे संदेह हुआ कि उसे कोई मानसिक समस्या है, इसलिए मैंने उसे उस रात नींद की गोली दे दी। 13 अगस्त की रात 2035 हमने एक आदमी खो दिया, बॉब। उसने रात 2 बजे बाहरी दरवाजा खोला और बाहर चला गया। तब से हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। 14 अगस्त 2035 श्री फ्रीमैन ने कहा कि वे अजीब चीजें ऊर्जा के भ्रम थे जो मंगल पर स्थानीय रूप से बने हुए थे और हमें घबराना नहीं चाहिए। हालांकि वे बहुत उत्साहित थे, मानो उन्हें वो मिल गया हो जिसकी उन्हें लालसा थी। 15 अगस्त 2035 हमने घाटी के तल पर एक दरार देखी जो भूमिगत की ओर जाती है। वह दरार जीवित है। वो हर दिन गर्म हवा बाहर फेंकती है। मुझे ये पसंद नहीं है। ये देखकर झांग यी और यांग शिनशिन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक विशिष्ट मंगल अन्वेषण डायरी की तरह नहीं है, झांग यी ने धीरे से कहा। वे नीचे स्क्रॉल करते रहे। 16 अगस्त 2035 श्री फ्रीमैन ने हमें एक ड्रिलिंग रिग बनाने के लिए कहा जो मंगल के अंदर गहराई तक जाए। उन्होंने कहा कि वहां मंगल के मूल ऊर्जा भंडार हो सकते हैं। उन्होंने हमारी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, हम यहां अपना दूसरा घर बनाने आए हैं, सब्जियां उगाने नहीं। 18 अगस्त 2035 हमारी ड्रिलिंग एक बहुत ही कठोर परत तक पहुंच गई, धातु जैसी, लेकिन हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी धातु के विपरीत। श्री फ्रीमैन बहुत खुश थे और बोले, हमें दरवाजा मिल गया है। 18 अगस्त की रात 2035 तूफान फिर आया। इस बार मैंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें। बहुत से लोग बातें कर रहे थे, या प्रार्थनाओं की तरह। 19 अगस्त 2035 हमारा दरवाजा खुल गया और हमने पाया कि हम नर्क के द्वार खोल रहे हैं। झांग यी और अन्य लोग चुपचाप देख रहे थे, मानो उस समय रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की कप्पी महसूस कर पा रहे हों। क्या आगे और भी है?
यांग शिनशिन ने पूछा। हाँ। झांग यी ने पीछे के पन्ने पलटे। 25 अगस्त की रात 2035। नीचे से कुछ रेंगता हुआ बाहर निकला। वो किसी जानवर या रोबोट जैसा नहीं लग रहा था। मैं उसे साफ नहीं देख सका। मैंने केवल उसकी छाया को कोहरे की तरह विकृत देखा। 29 अगस्त 2035। जेम्स ने कहा कि उसने अपनी मां को हाथ हिलाते देखा। वो बाहर भागा और हम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाए। 21 सितंबर 2025। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सुंदर महिला थी। कुछ ने कहा कि ये नर्क का राक्षस था। हमने अलग अलग बातें कही, लेकिन हम सब डरे हुए थे। 22 सितंबर 2035। श्री फ्रीमैन ने कहा कि ये इंगित करता है कि नीचे बुद्धिमान प्राणी थे और हम पहले लोग थे जिन्होंने वास्तव में मंगल की आत्मा को खोजा था और हमें खुश होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनसे मिलने के लिए खुदाई जारी रखनी चाहिए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, शब्द बिखरने लगते हैं। 4 अक्टूबर 2022। क्लेयर मर गई। वह काट ली गई थी। नहीं, किसी चीज द्वारा घसीट ली गई थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। मैंने केवल एक हाथ देखा। नहीं, एक हाथ जो छाया से बाहर निकला था। 5 अक्टूबर 2025। भूमिगत नर्क है। मंगल का भूमिगत हिस्सा नर्क है। हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। हमें नहीं आना चाहिए था। अंतिम प्रविष्टि 14 अक्टूबर 2035 की है। अगर कोई इस पाठ को देखता है तो कृपया आगे खुदाई न करें। ये दूसरा घर नहीं है, बल्कि उन्हें बंद रखने की जगह है। श्री फ्रीमैन गलत है। वे पागल हो गए हैं। वे हंसते रहते हैं और कहते हैं कि ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे कहते हैं, मैं आखिरकार असली उच्च प्राणियों से बात कर सकता हूं। वे कुछ आदमियों और हथियारों के साथ नीचे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर हम उनके साथ नहीं गए तो हम बैकअप प्रदान करने के लिए ऊपर रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं बचाव तक जीवित रहूंगा या नहीं। यदि नहीं, तो कृपया पृथ्वी पर लोगों को बताएं कि मंगल के नीचे जीवन है। ये बात कर सकता है, ये आपको ललचा सकता है, ये आपको खा सकता है। डायरी यही समाप्त हो जाती है। पूरे जहाज पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। झांग यी, जिन्होंने कई अपमानजनक दृश्य देखे थे, कुछ सेकंड के लिए मौन रहे। ये किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा लगता है। फैटी शू कांप गया। अगर एक के बाद एक सुंदर महिला रात में आपकी खिड़की खटखटाती है तो उसे कौन रोक सकता है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।